अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कल आप लोगों को एक हिंदी का गाना सुनाया था, आज अंग्रेजी का सुनाते हैं। केनी रोजर्स का गाना है, मशहूर है ऐसा बताया गया है। भाई ईमानदारी की बात है, हमने तो सुना नहीं, हमारी जो राइटर है स्वाति, उनका दावा है। ये द गैम्बलर नाम से है गाना। यूं है गाना कि ट्रेन के सफर में एक शख्स की मुलाकात होती है एक गैम्बलर से, यानी जुआरी से। गैम्बलर एक बोतल विस्की के बदले उस शख्स को एक सीख थमाता है। क्या कहता है? यू नेवर काउंट योर मनी व्हेन यू आर सिटिंग एट द टेबल, देयर विल बी टाइम इनफ फॉर काउंटिंग when the dealing is done. Every gambler knows that the secret to surviving, knowing what to throw away and knowing what to keep. आज मैं आपको ऐसे ही एक गैम्बलर की कहानी सुना रहा हूं, एक ग्रेट गैम्बलर जिसने जुआ खेलकर करोड़ों की जान बचाई। ये बात है 21 अप्रैल 2020 की सुबह का वक्त। एक 54 साल पुरानी कंपनी का मालिक रोज की तरह अपने दफ्तर पहुंचा। काफी पसोपेश में उसने जेब से मोबाइल निकाला, स्पीड डायल में सेव अपने पिता के नंबर पर फोन मिलाया। घंटी बजी, उधर से आवाज आई हेलो। फोन मिलाने वाले ने पूछा, पापा हां या ना? हां या ना का यह सवाल आसान नहीं था। यह सवाल था जुए का। जुआ जिसके एक सिरे पर थी एक बड़े दुश्मन से लड़ने की एडवांस तैयारी और दूसरे सिरे पर था करोड़ों रुपए का नुकसान। इन दोनों सिरों के बीच कशमकश यह थी कि एडवांस तैयारी के लिए जिस हथियार पर दांव खेलना था उसकी धार अभी मालूम नहीं थी। वो हथियार कारगर भी हो सकता था और फ्लॉप भी। क्या था ये औजार? इसका जवाब कहानी के दूसरे सिरे में बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों का लल्लन टॉप का कार्यक्रम दुनियादारी है। दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड में एक जगह है ऑक्सफोर्डशायर। यहां तकरीबन 1000 साल पुराना एक शिक्षण संस्थान है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसके पूर्वी बाईपास रोड के पास एक साधारण सी दिखने वाली कांच की बिल्डिंग है। नाम है जेनर इंस्टीट्यूट। इस संस्थान को अपना नाम मिला है एडवर्ड जेनर नाम के एक डॉक्टर से, वो इंसान जिसने 1796 में दुनिया की पहली वैक्सीन बनाई थी। जेनर इंस्टीट्यूट का भी यही काम है, वैक्सीन विकसित करना। 10 जनवरी 2020 को जब चीन ने कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल की सीक्वेंसिंग जारी की तो इसके अगले दिन से ही जेनर इंस्टीट्यूट काम में जुट गया। उसका मकसद था जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन बनाना, ऐसी वैक्सीन जिसकी कीमत कम से कम हो। इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने खुद को इस काम में झोंका, सरकार से मिलने वाली फंडिंग तक का इंतजार नहीं किया। फिर वैक्सीन विकसित हो गई। जानवरों पर किए गए शुरुआती ट्रायल में यह सफल भी पाई गई, लेकिन अभी इंसानों पर ट्रायल बाकी था, वो भी कई दौर का। वैक्सीन उन पर प्रभावी है या नहीं, ये जवाब मिलने में 2020 को खत्म हो जाना था। अगर वैक्सीन असरदार और सुरक्षित पाई जाती तब रेगुलेटर्स इसे मंजूरी देते, लेकिन वैक्सीन उत्पादन के लिए रेगुलेटर्स की मंजूरी मिलने तक इंतजार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वैक्सीन का उत्पादन रातों रात नहीं होता। ऐसा नहीं कि मशीन में आलू डालिए और चिप्स पैक होकर निकल आए। ये लंबी, जटिल और जोखिम वाली प्रक्रिया है। अगर ट्रायल पूरा होने, फाइनल डेटा आने और रेगुलेटर्स की मोहर लगने के बाद उत्पादन शुरू होता तो वैक्सीन की सप्लाई और लंबी खिंच जाती। इसलिए ऑक्सफोर्ड को जरूरत थी कारखानों की। और इसी पॉइंट पर कहानी के दोनों हिस्से आपस में मिलते हैं। आपको याद है, हमने शुरुआत में 21 अप्रैल 2020 की कहानी सुनाई थी, जब एक शख्स ने अपने पिता से सलाह लेते हुए फोन पर पूछा था हां या ना। उस शख्स का नाम है अदार पूनावाला। उनके पिता साइरस पूनावाला, जिन्होंने 1966 में एक फर्म बनाई, नाम रखा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एक प्राइवेट फर्म जो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक कंपनी है। ऑक्सफोर्ड ने अपनी बनाई वैक्सीन के उत्पादन के लिए अदार पूनावाला से संपर्क किया था। अदार को एक मुश्किल फैसला लेना था। उनकी कंपनी ऐसी वैक्सीन बनाती थी जो सर्टिफाइड हो चुकी हो, खरीदार और उनके बीच वैक्सीन की खरीद का करार हो चुका हो, तब प्रोडक्शन शुरू होता था। लेकिन इस केस में न तो वैक्सीन का ट्रायल पूरा हुआ था, ना ही इसकी बिक्री के लिए ऑक्सफोर्ड के साथ उनका कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट था। यानी सीरम इंस्टीट्यूट को फिलहाल अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता। अगर ट्रायल्स में वैक्सीन फेल हो जाती तो इनके द्वारा बनाई गई वैक्सीन की लाखों डोज भी धरी रह जाती और ऐसे में सीरम इंस्टीट्यूट को 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की चपत लगती। पर अदार पूनावाला को ऑक्सफोर्ड पर भरोसा था। उनकी गट फीलिंग थी कि ऑक्सफोर्ड की बनाई वैक्सीन फेल नहीं होगी। उन्हें लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी होने के चलते पब्लिक हेल्थ की परवाह करना भी उनका पर्सनल कमिटमेंट है।
इसी भरोसे और कमिटमेंट के सहारे सितंबर 2020 तक उन्होंने वैक्सीन की तकरीबन 5 करोड़ डोज तैयार कर ली। इस भरोसे को जेनर इंस्टीट्यूट के मुखिया एड्रियान हिल ने नाम दिया जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, और इसी भरोसे का नाम है चाइड ऑक्स 1 एंड कोव-19, जिसे हम ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन के नाम से जानते हैं, जिसे WHO ने रेकमेंड किया है, जो कोरोना की सभी उपलब्ध वैक्सीन में सबसे सस्ती है। जितने में रईस देशों के भीतर एक कप कॉफी मिलती है, उतने में ये वैक्सीन मिल रही है। इसने कोरोना से लड़ रहे गरीब देशों को जीवन रेखा दी है। सीरम इंस्टीट्यूट के जुए का सिर्फ इतना ही हासिल नहीं है, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी और उसकी डिप्लोमेसी का भी एक बड़ा सहारा बनी है। कैसे, आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये वीडियो देखिए। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी जगह बनाने के लिए भारत को सशक्त होना पड़ेगा, समर्थ होना पड़ेगा, और उसका रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। आज फार्मेसी में हम आत्मनिर्भर हैं, हम दुनिया के कल्याण के काम आते हैं। भारत जितना आत्मनिर्भर बनेगा और जिसकी रगों में सर्वे सुखिनः भवन्तु का मंत्र जड़ा हुआ है, वो जितना सामर्थ्यवान होगा, मानव जात के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि आज फार्मेसी में हम आत्मनिर्भर हैं और दुनिया के कल्याण के काम आते हैं। उनके कहे का भावार्थ है वैक्सीन डिप्लोमेसी। इसका क्या अर्थ है? कोरोना से इम्यून होने के लालच में रईस और ताकतवर देशों को स्वार्थी बना दिया। वो सबसे पहले और सबसे ज्यादा वैक्सीन पाने की होड़ में जुट गए। समूचे वैक्सीन की आधी सप्लाई केवल 15% आबादी ने हथिया ली। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी हैं जिन्होंने प्रति व्यक्ति वैक्सीन की 10 से 11 डोज खरीदी। इनके मुकाबले अब देखिए मिडिल इनकम और गरीब देशों का हाल। वो वैक्सीन की रेस में सबसे पीछे हैं। ये देश वैक्सीन के लिए निर्भर हैं कोवैक्स पर। और कोवैक्स क्या है? ये एक ग्लोबल प्रोग्राम है। इसे अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया, खास कोरोना के लिए, ताकि ये बिना भेदभाव के पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराए। कोवैक्स प्रोग्राम का जिम्मा उठाते हैं 2 संगठन, यूएन और गावी। यूएन की तरह गावी भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका पूरा नाम है द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशंस। इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के संगठन मिलकर काम करते हैं, और इनका मकसद ये कि अमीर और गरीब के अंतर के बिना पूरी दुनिया को इस बीमारी से इम्यूनिटी मिले। कोवैक्स का लक्ष्य है कि 2021 खत्म होते होते वैक्सीन की कम से कम 180 करोड़ डोज सप्लाई करना। और ये किन्हें सप्लाई करनी है? दुनिया के सबसे गरीब 92 देशों को। किसको कितनी वैक्सीन मिलेंगी, ये उनकी आबादी के हिसाब से तय होगा। कहीं कोरोना का प्रकोप ज्यादा हुआ तो उसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। अब कोवैक्स ये वैक्सीन लाए कहां से? इसके लिए वो अलग अलग वैक्सीन उत्पादक कंपनियों से कोऑर्डिनेट करेगा। इसमें उसका सबसे बड़ा सप्लायर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये ऑक्सफर्ड वाली वैक्सीन की तकरीबन 20 करोड़ डोज देगा। और इस देनदारी की भी एक खासियत है, ये लो और मिडिल इनकम देशों को प्राथमिकता देगा। ये सच है कि सीरम इंस्टीट्यूट सरकारी कंपनी नहीं है, लेकिन है तो भारत की, इसलिए उनके कमिटमेंट को निभाने में भारत की भी प्रतिष्ठा है। अब आते हैं डायरेक्ट डिप्लोमेसी पर। हमने आपको बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन फैक्ट्री है। एक दिन में ऑक्सफर्ड वैक्सीन की तकरीबन 25 लाख डोज बनती है। इस रफ्तार की वजह से न केवल सीरम इंस्टीट्यूट बाकी कमिटमेंट्स पूरे कर रहा है, बल्कि उसके पास भारत के लिए भी पर्याप्त सप्लाई है, और इसी सप्लाई का एक हिस्सा भारत सरकार दूसरे देशों की मदद में खर्च कर रही है। सीरम इंस्टीट्यूट की बनाई वैक्सीन सस्ती और प्रभावी है, साथ ही फुर्तीले प्रोडक्शन के चलते डिलीवरी भी जल्दी मिलेगी। इसलिए कई देश भारत से वैक्सीन खरीदना प्रेफर कर रहे हैं, जैसे मोरक्को, ब्राजील, सऊदी अरबिया, दक्षिण अफ्रीका और डोमिनिकन रिपब्लिक। और ऐसा नहीं कि सिर्फ दुकानदारी हो रही हो, भारत कई देशों की मुफ्त में भी मदद कर रहा है, खासकर अपने पड़ोसियों और गरीब देशों की। और यही है भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी, जिसका ऑफिशियल नाम है वैक्सीन मैत्री। इसकी शुरुआत हुई 20 जनवरी 2021 को। इस रोज हमारे सबसे अच्छे दोस्त भूटान में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंची। 1.5 लाख वैक्सीन का ये पार्सल उसे भारत ने गिफ्ट किया। इस दिन भारत ने मालदीव को भी 1 लाख वैक्सीन भिजवाई। उनके राष्ट्रपति ने ट्विटर पर लिखा, थैंक यू इंडिया। भूटान और मालदीव के बाद नंबर था बांग्लादेश का, जिन्हें 21 तारीख को 20 लाख वैक्सीन की डोज भेजी गई। नेपाल के लिए भी 10 लाख वैक्सीन की डोज भिजवाई गई। आमतौर पर भारत से चिढ़े रहने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ट्वीट किया, लिखा कि इस बुरे वक्त में हमारी मदद करने के लिए भारत का तहे दिल से शुक्रिया। इसके अलावा म्यांमार को 15 लाख, श्रीलंका को 5 लाख और अफ्रीकन देश सेशल्स को 50,000 डोज भेजी गई। भारत वो पहला देश है जिसने अफगानिस्तान की भी मदद की।
उसे 5 लाख वैक्सीन के डोज दिए। भारत ने कैरिकॉम को भी 5 लाख वैक्सीन डोनेट किए। कैरिकॉम 20 कैरेबियन देशों का एक संगठन है जिसमें हैती, जमैका, ग्रेनाडा जैसे गरीब देश भी आते हैं। जमैका के एक अखबार ने अपने फ्रंट पेज पर इस डोज के दिए जाने के बाद एक खबर छापी। क्या लिखा? बड़े देशों ने पैसे और ताकत के जोर पर इस जरूरी कमोडिटी पर कब्जा किया। विकासशील देश वैक्सीन पाने के लिए जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत ने कैरिकॉम देशों की मदद की, हमें 5 लाख वैक्सीन डोनेट किए। हमने सारे पड़ोसियों का जिक्र किया, कैरेबियन देशों का भी। बच गया पाकिस्तान। उसने भारत से मदद नहीं मांगी, और मांगेगा तो क्या भारत मदद करेगा? इस पर कोई सार्वजनिक बयान तो नहीं दिया भारत ने, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल से बात करते हुए एक सीनियर अधिकारी ने संकेत जरूर दिए। कहा कि अगर पाकिस्तान कहेगा तो हम जरूर विचार करेंगे। पाकिस्तान के एक अधिकारी ने कहा, हम भारत से नहीं मांगेंगे क्योंकि हमें मांगना अच्छा नहीं लगेगा और उन्हें देना नहीं अच्छा लगेगा। पाकिस्तान ने सीधे भारत से भले वैक्सीन न मांगी हो, लेकिन हमारी वैक्सीन वहां पहुंचेगी जरूर, इसलिए कि पाकिस्तान ने ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका को वैक्सीन का ऑर्डर दिया है और इस ऑर्डर की समूची सप्लाई भारत से ही होनी है। अब थोड़ी सी बात पाकिस्तान के बेस्ट फ्रेंड चीन की भी कर लेते हैं। भारत की तरह चीन की भी वैक्सीन डिप्लोमेसी चल रही है, लेकिन इसके पीछे उसका मकसद थोड़ा अलग है। हम जानते हैं कि कोरोना की शुरुआत चीन में हुई। उसने शुरुआत में इस महामारी को छिपाया, इसकी खबरें दबाई। कोरोना के इतना व्यापक होने में चीन का रवैया ही पूरी तरह से जिम्मेदार है और इन लापरवाहियों के चलते उसकी आलोचना हुई। इसी नेगेटिव छवि से उभरने के लिए चीन कोरोना डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहा है। उसने कई एशियाई और अफ्रीकी देशों को अपनी बनाई वैक्सीन बांटी, लेकिन उसकी वैक्सीन कितनी प्रभावी है ये अभी स्पष्ट नहीं, क्योंकि फाइनल डेटा ही रिलीज नहीं किया गया। इसलिए चीन की वैक्सीन पर काफी शंका है। ब्राजील समेत कई देशों ने उसकी वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया। कईयों की शिकायत है कि चीन ने वैक्सीन की सटीकता पर भी गलत जानकारी दी, यहां भी हेराफेरी। इसके मुकाबले भारत को देखिए, हम दुनिया को कोविशील्ड दे रहे हैं। कोविशील्ड मतलब ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन, जिसका ये भारतीय नाम है। इसे WHO की एडवाइजरी कमेटी भी रेकमेंड कर चुकी है। ब्रिटेन और EU भी इसे अप्रूव कर चुके हैं। यानी भारत चीन के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा स्वीकृत वैक्सीन दे रहा है दुनिया को। और आपको पता है, चीन के कुछ करीबी दोस्तों ने भी भारत से मदद मांगी है। मसलन कंबोडिया। उसे चीन ने वैक्सीन की 10 लाख डोज डोनेट की, लेकिन कंबोडिया ने कहा कि उसे और वैक्सीन चाहिए। फिर उसने भारत से मदद मांगी। भारत ने कहा व्हाई नॉट, जरूर देंगे। ऐसे ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, उनका भी आग्रह आया। 11 फरवरी को उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया, कहा कि वैक्सीन की सप्लाई सुनिश्चित करने में हमारी मदद करिए। जवाब में भारत ने उन्हें हर मुमकिन मदद का आश्वासन दिया। अब आप यहां एक सवाल पूछ सकते हैं, क्या दूसरे देशों की मदद के चक्कर में भारत को नुकसान हो रहा है? क्या इसके चलते भारत की अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव प्रभावित होगी? भारत ने 16 जनवरी से अपने नागरिकों को वैक्सीन लगाना शुरू किया। हमारा लक्ष्य है शुरुआती 8 महीने में 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण, तकरीबन 13 लाख वैक्सीन के शॉट प्रतिदिन। नेशनल हेल्थ मिशन के मुताबिक 10 फरवरी तक भारत ने 70 लाख लोगों को टीका लगा दिया था। ये रिकॉर्ड अपने आप में रफ्तार है। अमेरिका, जहां पर स्वास्थ्य ढांचा मजबूत माना जाता है, उसे 70 लाख लोगों के वैक्सीनेशन में 27 दिन लगे थे। भारत ने ये 26 दिनों में कर लिया। ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन के 2 डोज लगते हैं। दोनों डोज के बीच 8 से 12 हफ्ते का अंतर होना चाहिए। इस हिसाब से भारत को जितनी डोज चाहिए उससे ज्यादा की सप्लाई हमारे पास है। मतलब हम सरप्लस में हैं, इसलिए हम वैक्सीन डोनेट करना, एक्सपोर्ट करना अफोर्ड कर सकते हैं। दुनिया की मदद करके भारत ने गुडविल कमाई है, लीडरशिप की क्वालिटी दिखाई है। हमारे अलावा चीन और रूस भी कई देशों को वैक्सीन दे रहे हैं, लेकिन इस रेस में भारत उनसे आगे निकल गया है। और बेशक इसमें वर्ल्ड पावर बनने की हमारी महत्वाकांक्षा भी शामिल है। बेशक हमारा मकसद पड़ोसियों के साथ रिश्ते सुधारना भी है। बेशक हमें अपनी दोस्तियां मजबूत करने की चाह भी है। हम अफ्रीका और एशिया में अपने लिए पार्टनरशिप चाहते हैं, दुनिया में साख बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये सारी मंशाएं पॉजिटिव हैं। कोरोना की ग्लोबल फाइट में हाथ बटाना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी थी, सबसे ज्यादा अमीर और ताकतवर देशों की, लेकिन उन्होंने केवल अपने बारे में सोचा, अपनी जरूरत को ऊपर रखा। दुनिया याद रखेगी कि सुरक्षा परिषद में बैठकर दुनिया का मुकद्दर लिखने वाले बड़े देश स्वार्थी बन गए थे, और तब भारत ने असली दुनियादारी दिखाई, जरूरतमंदों का साथ दिया। और आखिर में एक बार फिर आधार पूनावाला का जिक्र। 2020 में जब उन्होंने अपने पैसे लगाकर ऑक्सफोर्ड वैक्सीन बनानी शुरू की तो कईयों को अटपटा लगा। आधार के परिवार ने सोचा कि वो पागल हो गए हैं, लेकिन वो डटे रहे। कहा कि पब्लिक हेल्थ मेरी भी जिम्मेदारी है, इसके लिए जोखिम लिया जाना जरूर चाहिए। आधार बिना शक इस पूरी कहानी के कई नायकों में से एक है।
यह था हमारा आज का बड़ी खबर सेगमेंट, जिसमें आपने देखा कि भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से दुनियादारी को बरत रहे हैं। अब सुर्खियां सुनते हैं। पहली सुर्खी म्यांमार से है। यहां देर रात आर्मी ने चुनाव आयोग के दफ्तर पर छापा मारा, कई अधिकारी गिरफ्तार किए गए। इस कार्रवाई का संबंध है नवंबर 2020 में हुए चुनाव से। सेना ने इसे फर्जीवाड़ा बताया था। चुनाव आयोग ने धांधली के आरोप खारिज कर दिए। बावजूद इसके आर्मी ने चुनावी फ्रॉड के नाम पर तख्ता पलट किया और अब खुद को सही साबित करने के लिए आर्मी इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रही है और जबरन चुनाव धांधली के सबूत बनाने की कोशिश कर रही है। उधर फेसबुक ने म्यांमार की आर्मी पर एक्शन लिया है। भ्रामक जानकारियां फैलाने और सिविलियन लीडर्स को गिरफ्तार करने के चलते फेसबुक ने कई आर्मी लीडर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंधित किया है। दूसरी सुर्खी चीन से है। उसने बीबीसी को अपने यहां बैन कर दिया। चीन के मुताबिक बीबीसी पक्षपाती है। उसने फर्जी खबरें दिखाकर चीन की एकता को डैमेज किया। चीन ने यह कार्रवाई खुन्नस में की है। पिछले हफ्ते ब्रिटेन ने उसके CGTN चैनल को बैन किया था। ब्रिटेन का कहना था कि यह कम्युनिस्ट पार्टी का चैनल है, प्रोपेगेंडा फैलाता है, और इसी कार्रवाई की खुन्नस में चीन ने बीबीसी को बैन किया। हालांकि इस बैन का कोई प्रैक्टिकल लॉजिक नहीं है, क्योंकि उसके यहाँ पहले से ही विदेशी मीडिया पर सेंसरशिप है। वहां लोग बीबीसी नहीं देख पाते थे। तीसरी सुर्खी ब्रिटेन से। यहाँ एक मल्टीनेशनल कंपनी है KPMG। ब्रिटेन में इसके चेयरमैन थे बिल माइकल। उन्हें कोरोना पर की एक टिप्पणी के चलते इस्तीफा देना पड़ा। ये मामला 8 फरवरी की एक ऑनलाइन टीम मीटिंग से जुड़ा है। इसमें एक स्टाफ ने कोरोना और लॉकडाउन के असर की बात उठाई। बिल ने डपटते हुए कहा, कोरोना का रोना न रो। उन्होंने कहा कि कोई नेगेटिव असर नहीं है, तुम बस विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। और अब इसी कमेंट के चलते बिल को इस्तीफा देना पड़ा। कैसा है ना, इन्होंने ये बात कही, इनका इस्तीफा हो गया। हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे लोग कुछ का कुछ लिख देते हैं, ब्लू टिक धारी भी लिख देते हैं, और कोई इस्तीफा नहीं होता। आज की दुनियादारी इतनी ही। उम्मीद है कि अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। मैं तो जा रहा हूँ माँ, पिता और परिवार के पास, तो उम्मीद है बुधवार को लौटूंगा। पर मेरे साथी यहाँ प्रस्तुत रहेंगे। प्रतीक्षा दुनियादारी प्रस्तुत करेंगी और निखिल लल्लन टॉप शो। लेकिन आपका नाता जैसे मेरा मेरे परिवार से है, आप मेरे परिवार का बृहद परिवार का हिस्सा हैं, तो मेरे परिवार के सब सदस्यों से है। उम्मीद है उनको भी आपका उतना ही भरपूर प्यार दुलार, और गड़बड़ हो तो डपट मिलेगी। ख्याल रखिए अपना। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।